नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा राजस्थान। प्रिय छात्रों, आज हम तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र पर चर्चा करेंगे और इससे पूर्व हमने तुलनात्मक राजनीति हमारे विषय में कैसे इसका आगमन होता है और तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक पद्धति, इन सब में हमने अंतर भी देखा है। इसके साथ साथ ही तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है, इस पे हमने विचार किया है। आज हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र पर। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र से अभिप्राय यह है कि तुलनात्मक राजनीति में किन शीर्षकों का, किन तथ्यों का, किन विषय का हम अध्ययन करेंगे, यानी उसके अंदर अध्ययन की कौन कौन सी सामग्री आ सकती है। यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति के जो अध्ययन की जो विषय वस्तु है, उस पर विभिन्न राज वैज्ञानिकों में मतभेद हैं और इस मतभेद को, जैसे कि जीके रॉबर्ट्स ने अपने एक रिसर्च आर्टिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, उसमें वो ये लिखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ यह एक समस्या आती है कि हम तुलनात्मक राजनीति को यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं तो यह अपने आप में एक नई समाज विज्ञान की शाखा बन जाती है। और यदि तुलनात्मक राजनीति को यदि संकुचित दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं तो ये स्वायत्त अनुशासन भी नहीं रह पाएगा। तो यहाँ एक समस्या तो ये है इसके विशेष क्षेत्र को लेके। इसके साथ दूसरी ये है कि क्या इसके अध्ययन के अंतर्गत रखा जाए और क्या इसके अध्ययन के बाहर रखा जाए, और उन अध्ययन के आधार क्या हो। इसके साथ ही यह भी प्रश्न आता है कि जो इसके जो परिवर्त्य हैं, जो प्रतिमान हैं, जो इसके अध्ययन पद्धतियाँ हैं, जो विश्लेषण के जो आधार है, जो विश्लेषण के उपागम है, उन सब के ऊपर विभिन्न विद्वानों में एक राय नहीं है। तो यहाँ एक तरह से कन्फ्यूज़न है तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र को लेकर, और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जीन ब्लॉन्डेल इसको डिफ़ाइन करते हैं। जीन ब्लॉन्डेल दो तरह के यहाँ पर विवाद प्रस्तुत करते हैं। एक तो तुलनात्मक राजनीति का सीमा संबंधी विवाद, यानी कंट्रोवर्सी ओवर द लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी, और दूसरा जो विवाद बताते हैं वो है मानक और व्यवहार, यानी जो स्टैंडर्ड्स है, जो नॉर्म्स हैं और जो ह्यूमन बिहेवियर है। इन दो विषयों पर वो चर्चा करते हैं और तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र के इस पहलू को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम पहले जो है तुलनात्मक राजनीति का सीमा संबंधी विवाद पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सीमा संबंधी विवाद का सीधा सा अभिप्राय यह है कि क्या इसके अंतर्गत विषय वस्तु हो और क्या इसके बाहर हो। तो इस विषय को, इसके जो सीमा संबंधी जो विवाद है, इसमें इसको अध्ययन करने के लिए हम दो तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे, जैसा कि जीन ब्लॉन्डेल कहते हैं। पहला है कि तुलनात्मक राजनीति का जो विशेष क्षेत्र है, वो विशेष क्षेत्र जो है कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण से देखा जाए। यानी इसका एक लीगलिस्टिक अप्रोच क्या है और उसका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है। यानी देखिए कि जीन ब्लॉन्डेल ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को यदि हम समझना चाहते हैं तो वहाँ के संविधान को पढ़ो, वहाँ के संविधान का अध्ययन करो, और संविधान द्वारा जो स्थापित जो संस्थाएं हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, और उस अध्ययन के अनुसार जो वहाँ के लोगों का, पॉलिटिकल लीडर्स का, डूअर्स का जो व्यवहार है उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। इससे हम उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम को एक तुलना के स्तर पर ला सकते हैं। ये बात जीन ब्लॉन्डेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि
क्या हम केवल संविधान द्वारा स्थापित जो संरचना है, जो प्रक्रिया है, उसी का अध्ययन करें, या उसके अंतर्गत जो किया गया व्यवहार है हम उसका ही अध्ययन करें? क्योंकि जब हम संविधान और संविधान के अनुसार स्थापित संस्थाएं और उन स्थापित संस्थाओं के जो नॉर्म्स हैं, जो कानून हैं, उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति या वो जो समाज है या वो जो राज्य है वो व्यवहार करता है, तो क्या हम उन्हीं का अध्ययन करें? कई बार क्या होता है कि जो कानून जो कहता है, लोग उस कानून का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ जो सीमा संबंधी जो विवाद है वो ये है कि कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के अनुकूल जो आचरण है उसी का हम अध्ययन करें। जो बिल्कुल विपरीत आचरण है, जो प्रतिकूल आचरण है, क्या हम उसका अध्ययन नहीं करें? तो यहाँ ये समस्या है। संस्थागत या कानूनी दृष्टिकोण तो ये कहता है कि स्थापित संस्थाओं और संविधान के अनुसार जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करें और उनके बाद उससे संबंधित जो व्यवहार है उसका हम अध्ययन करें। ये कानूनी दृष्टिकोण कहता है। देखिए, कानूनी दृष्टिकोण के बाद जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ब्रिटेन में कहने को तो एब्सोल्यूट मोनार्की या निरंकुश राजतंत्र है, और वास्तव में वहाँ की स्थितियाँ क्या है? वहाँ लोकतंत्र है, यानी वहाँ संविधान के अनुसार जो परंपराएं हैं उनके अनुसार तो राजा वहाँ शासन करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं करता है क्योंकि राजा कोई काम ही नहीं करता है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वहाँ का डिफरेंट है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहाँ का डिफरेंट है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ लेते हैं भारत का। भारत के संविधान का जो पहला आर्टिकल है वो ये है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस पहले आर्टिकल को अगर हम लेते हैं तो उसका भाव ये है कि यहाँ पर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, एक सहयोगी संघवाद यहाँ पर होगा। ये तो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है। लेकिन इसका जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल परिस्थितियाँ एकदम अलग है। अलग कैसे है कि यहाँ पर कभी वन पार्टी सिस्टम होता है। शुरुआत के अगर 3-4 दशक में हम देखें स्वतंत्रता के बाद, तो यहाँ पर एक तरह से एक वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था। और उसके बाद हम अगर 1990, 91, 92 के बाद से लगाकर 2012-13 तक हम देखते हैं तो यहाँ पर एक मिलीजुली सरकार का अस्तित्व आया। आज हम वापस देखते हैं तो यहाँ वन पार्टी सिस्टम की स्थितियाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ देखने को मिलता है, जैसा कि इंस्टीट्यूशन में बताया गया है। तो यहाँ जो कानूनी या जो संस्थागत दृष्टिकोण है उसमें भी कुछ कमियाँ हैं कि हम क्या पढ़ें इसके अंतर्गत और क्या नहीं पढ़ें। तो ये इसका सीमा संबंधी विवाद पर कानूनी दृष्टिकोण है। इसी सीमा संबंधी विवाद में ही एक दूसरा दृष्टिकोण और हमारे सामने है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, है ना, बिहेवियरल अप्रोच। देखिए, राजनीति विज्ञान विषय में समस्याएं आने लगी थी 1880 के बाद, और 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक और 20वीं शताब्दी के पहले 5 दशक, यह एक राजनीति विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण समय रहता है। यानी यहाँ जो परंपरागत जो सोचने का जो नज़रिया था विषय के प्रति, हमारे इस विषय के प्रति, इसकी विषय वस्तु के प्रति और इसकी अध्ययन पद्धतियों के प्रति जो नज़रिया था वो बिल्कुल बदल गया। हमारे विषय को विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया, प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाने का प्रयास किया गया, और इसी प्रयास में प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण बिल्कुल एक अलग सा दृष्टिकोण है कि जहाँ पहले हम राज्य से संबंधित संस्थाएं, जो सरकार है, इनके प्रति हमारा दृष्टिकोण एक दार्शनिक था कि हम पहले सोचते थे कि हमें ये करना है, हम पहले विचार लाते थे, हमारा जो पद्धति थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन जैसे ही कुछ समस्याएं हमारे समाज में, राज्य में और विश्व में आती है तो इस विषय के विषय क्षेत्र और पद्धतियों में बदलाव आता है कि जहां हम पहले
हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण था, हमारा तार्किक दृष्टिकोण था। उस दार्शनिक और तार्किक दृष्टिकोण की जगह एक नया दृष्टिकोण आता है जो तथ्यों पर आधारित होता है, वो है अनुभवात्मक दृष्टिकोण, कि हमें कॉमन जीवन में, सामान्य जीवन में क्या अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर हमें किसी व्यवस्था के संदर्भ में निर्णय लेना है। यानी व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो घटनाएं घटित हो रही है, जो वास्तव में हमारे सामने है, जो वास्तव में सच है, उनके आधार पर हम निर्णय लें, उनके आधार पर हम सामान्यीकरण प्रस्तुत करें और वो हमारे लिए एक मॉडल के रूप में, एक प्रतिमान के रूप में रहेंगे। ये व्यवहारवादी कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण से तुलनात्मक राजनीति में क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में मुख्य रूप से 3 बातें हमारे सामने आती है। जीन ब्लॉन्डेल ये कहते हैं कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में 3 तरह के कार्य हैं। उसमें सबसे पहले है कि जो वैल्यूज़ है, जो नियम है, उनका फॉर्मुलेशन, यानी नियम जो हमारे हैं, जो मूल्य हम चाहते हैं, उन सब का पहले निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, उसका हम अध्ययन करें। दूसरा कि जो हमने जो हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हम चाहते हैं, जिनकी पॉलिसी या जिनकी नीति या जिनका डिसीज़न बन रहा है, जो डिसीज़न हुआ है, उस डिसीज़न को व्यवस्था कितना डाइजेस्ट कर सकती है, व्यवस्था उसके प्रति किस तरह से कितना कार्य करती है। यानी जो हमने तय किया है, जो गोल्स हमने सोचे हैं, उन गोल्स के संदर्भ में नियमों का निर्माण और उन नियमों के निर्माण के बाद में उन नियमों का इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन। अर्थात कि पूरा का पूरा एक इकोलॉजी है, पूरा का पूरा एक वातावरण काम कर रहा है। उस वातावरण में पब्लिक क्या डिमांड्स कर रही है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, उनका विज़न क्या है। उस विज़न के अनुरूप व्यवस्था जब कानून बनाती है और उन कानून के अनुरूप जब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्रियान्वयन होता है, इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का हमारे तुलनात्मक विषय में हमें अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ जो सीमा संबंधी विवाद है वो इस तरह से है कि क्या अगर हम इसको सामान्य शब्दों में कहें तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों व्यवस्थाओं का हम अध्ययन करें और उसमें जो मनुष्य का जो व्यवहार है उसका अनुभवात्मक हम अध्ययन करें। लेकिन यहाँ कंपैरेटिव स्टडी में एक बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ फिर एक विवाद आता है कि हम केवल और केवल क्या इन तीनों संस्थाओं का अध्ययन करें, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करें, क्या हम संस्थागत अध्ययन ही करें। तो यहाँ एक लिमिटेशन है, यानी केवल कुछ ये तुलनात्मक राजनीति में केवल इन 2 दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अध्ययन अधूरा रहेगा। यानी यहाँ पर एक सीमा की लिमिट है, जहाँ कानूनी और संस्थागत दृष्टिकोण केवल थ्योरेटिकल उससे जोड़ते हैं हमें, तो वहाँ व्यवहारवादी दृष्टिकोण केवल इन 3 प्रक्रियाओं तक हमें लिमिटेड रखता है और मनुष्य के व्यवहार तक लिमिटेड रखता है, सीमित रखता है। तो यह तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र का सीमा संबंधी विवाद है। अब एक जो दूसरा जो इसका जो विषय है वो है, विषय से संबंधित जो विवाद है वो है मानक और व्यवहार के संबंध में विवाद, यानी कंट्रोवर्सी ओवर द नॉर्म्स एंड बिहेवियर। यानी जो मानक जो व्यवस्था द्वारा बने गए हैं और जो मनुष्य का व्यवहार है, उन दोनों के अंदर भी एक कंट्रोवर्सी है। देखिए, जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के, किसी भी देश के, जो नियम होते हैं, वो नियम जो है वहाँ की व्यवस्था द्वारा जो अभिव्यक्त कानून है वो होता है। यानी जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो व्यवस्था द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं, वो वहाँ के नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानक होते हैं। हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। उन नॉर्म्स के आधार पर जो मनुष्य कार्य करता है उनका भी हमें तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ समस्या क्या है। ठीक है, एक व्यवस्था ने नॉर्म्स तय किए और उसका पालन कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है
कि मनुष्य नॉर्म्स का अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स तभी पालन करेगा जब उसके ऊपर कोई बाध्यकारी शक्ति होगी। अगर वो बाध्यकारी शक्ति नहीं है तो निश्चित रूप से यह है कि कुछ लोग जिनको पसंद आते हैं वो नॉर्म्स उनका पालन करेंगे। हर एक का अपना अपना एक इंडिविजुअल सेंस होता है, कुछ लोग उसका पालन नहीं करेंगे। तो क्या हम केवल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पालन किए गए लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, या उस नॉर्म्स के प्रतिकूल जो लोग आचरण कर रहे हैं, विपरीत बिल्कुल आचरण कर रहे हैं, हम उनका भी अध्ययन करेंगे? तो यहाँ पर फिर एक समस्या है कि वैल्यूज, नॉर्म्स एंड जो बिहेवियर है, इन दोनों के बीच में कि मनुष्य के कौन से व्यवहार का हम अध्ययन करें। तो यहाँ पर फिर एक विवाद है, विषय इस संदर्भ में कन्फ्यूज़न है। वो कन्फ्यूज़न है कि हमें केवल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किए गए व्यवहार का अध्ययन करना है या उसके प्रतिकूल व्यवहार का भी अध्ययन हमें करना है। यहाँ एक समस्या और आती है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में जो नॉर्म्स बनते हैं और जो मनुष्य का व्यवहार है वो बदलते रहते हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार नॉर्म्स में भी बदलाव आता है और मनुष्य के व्यवहार में और उसमें सोच में भी फ़र्क आता है। तो हम यहाँ पर फिर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि हम नॉर्म्स जो आज के 200 साल पहले थे उनको फॉलो करें, या जो आज जो नए बन रहे हैं उनको फॉलो करें, या उनका कंपैरिजन करें जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो यहाँ दो तरह की समस्याएं हैं मानक और व्यवहार के संदर्भ में। अब देखिए कि हम चर्चा कर रहे हैं तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र को लेकर। यहाँ पर एक जो विवाद था वो सीमा संबंधी विवाद था, जिसमें हमने कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण को देखा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण को देखा। दूसरा जो विवाद था वो नॉर्म्स, मानक और मनुष्य के द्वारा किए गए व्यवहार के ऊपर जो अध्ययन जो बात थी उसका एक कन्फ्यूज़न था। इनका हमने इस पर चर्चा कर ली। अब निष्कर्ष क्या है? देखिए, तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र में हम केवल संस्थागत अध्ययन ही नहीं कर सकते हैं। हम केवल उसके अनुसार किए गए आचरण का अध्ययन नहीं करते हैं, उसके प्रतिकूल जो आचरण है उसका भी हमें अध्ययन करना है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो विशेष सामग्री हमें मिल रही है उसका भी हमें अध्ययन करना है। और जो मानक है और मानक के अनुरूप और प्रतिकूल जो किया गया आचरण है उनका भी हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अध्ययन करना है। यानी कुल मिला के हमारा जो तुलनात्मक राजनीति का जो विशेष क्षेत्र है वो व्यापक है, वो इंटीग्रेटेड है, वो उसका हम अध्ययन आइसोलेशन में नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा जो निष्कर्ष है वो एक पक्षीय होगा, वो विश्वसनीय नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, इसको व्यापक रूप में देखना पड़ेगा। तुलनात्मक राजनीति में न केवल विषय संबंधी अध्ययन होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है और पॉलिटिकल सिस्टम केवल व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून या संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं और प्रक्रियाएं उनके अनुसार नहीं चल सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समाज का जो निर्माण होता है, उस समाज का जो अध्ययन अगर हमें करना है तो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ उसका समाज कैसा है, उस समाज के अंदर संस्कृति कैसी है, लोगों का दृष्टिकोण कैसा है, उनका आर्थिक स्तर कैसा है। यानी यहाँ पर हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हमें महत्व देना होगा। यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और जो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे सामने जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी यह एक अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण हो गया इसके विशेष क्षेत्र को अगर हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ न केवल संस्थागत अध्ययन होगा, यहाँ संस्थागत अध्ययन के साथ साथ जो प्रैक्टिकल, जो व्यावहारिक स्तर पर जो संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको भी हमें सम्मिलित करना पड़ेगा। और जो अन्य जो विषय हैं जिनका पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे पॉलिटिकल कल्चर हम कह सकते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है, अब पॉलिटिकल कल्चर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, वो एक पूरे वातावरण से होता है, उसके पीछे पूरा एक पर्यावरण काम करता है। तो तुलनात्मक राजनीति में निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि हमें हमारे सभी अनुभव, संस्थाएं, व्यवहार और सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उन सबको हमें इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा।
हमारे संपूर्ण सामाजिक ढांचे का, सोशल स्ट्रक्चर को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें जो व्यवस्था के अनुसार जो चल रहा है और जो व्यवस्था से जो भिन्न, डिफरेंट जो चल रहा है, उसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। यानी विविधताओं और भिन्नताओं को जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारे जो निष्कर्ष है वो सामान्यीकृत होंगे, वो जनरलाइज्ड होंगे, वो रिलायबल होंगे और उन निष्कर्षों के आधार पर हम हमारे विषय में एक साइंटिफिक अप्रोच भी डेवलप कर पाएंगे। ये विषय जो है एक साइंटिफिक बनेगा और हमारे जो भविष्यवाणियाँ हैं वो भी संभव है। और जो हम ऐसे प्रतिमान डेवलप करेंगे, ऐसे जो मॉडल बनाएंगे कंपैरिजन के आधार पर, वो भी हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे। जिस विज़न को लेकर हम कंपैरिजन करेंगे वो विज़न हमारा क्लियर होगा और हम अंततः कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इस विशेष क्षेत्र के आधार पर हम एक आदर्श राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। धन्यवाद।